अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग ना एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपका जो सारे स्टडी डिजाइन है उनके लास्ट स्लाइड्स के अंदर हम लोगों ने उनकी कैलकुलेशंस की हुई है। ठीक है, अब उन कैलकुलेशंस की ना मैं एक वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इस वक्त उसको तैयार करो। ये भी सोचो आपके लिए इजी हो जाएगा सबके दरमियान में कंपेयर करना कि किसमें एक्सपोजर रेट निकालते हैं, किसमें प्रेवलेंस निकालते हैं, किसमें इंसिडेंस निकालते हैं, उसकी वजह क्या है। मैं इसके अंदर थ्योरी नहीं बता रही, स्टडी डिजाइन की थ्योरी आप लोगों के पास ऑलरेडी है। मैं इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रही हूँ। इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि एक तो आप कंपैरेटिव्स देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन में ये था, कोहॉर्ट में ये था, केस कंट्रोल में ये है, एक्सपेरिमेंट में ये है ना। और दूसरा ये कि अगर आपको जैसे एग्जाम में आता है तो आप ये पहले से सबसे पहला जो स्टेप है ना आपका वो ये है कि जिस स्टडी को रेफर किया जा रहा है या जिसके बारे में कैलकुलेशंस दी गई हैं उसका डिज़ाइन क्या है आपको ये पता होगा तो फिर आप उसकी करेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जो है ना चीज़ वो स्टार्ट करते हैं 2x2 टेबल के एक्सप्लेनेशन से। उसके बाद में एक एक करके सारे स्टडी डिजाइन में जो हमने कैलकुलेशंस की थी इम्पोर्टेंट वाली वो मैं आपको बताती जाऊँ। सबसे पहले हम 2x2 टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप लोग ज़्यादा नीटली कर सकोगे। मैं यहाँ पे चूंकि कंप्यूटर पे कर रही हूँ इस वजह से इतना नीटली नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल आई होप सो के ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2x2 टेबल जो होता है ना ये एपिडेमियोलॉजिकल क्रॉस टैब भी इसको कहा जाता है। क्रॉस टैब का मतलब कि इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना होता है। वो दो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वो दो वेरिएबल्स आउटकम, उनके एक्सपोजर एंड आउटकम होते हैं। ठीक है, अब एक्सपोजर और आउटकम इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्मोकिंग और लंग कैंसर की फॉर एग्जांपल, आप लोग उसमें देखो कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, यानी इसमें से कौन सी चीज पहले आ रही है? स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर पहले स्मोकिंग आ रही है फिर लंग कैंसर आ रहा है ना। हम ये तो नहीं कहते कि कोई बंदा लंग कैंसर होने की वजह से स्मोकिंग करना शुरू कर दे। अब इसमें ये वन वे जो चीज चल रही है हम ये अल्टीमेटली कह सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बल्कि कह सकते हैं कि स्मोकिंग जो है ना वो फर्स्ट फैक्टर है और लंग कैंसर जो है ना वो सेकंड फैक्टर है। मीनिंग कि ये इंडिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एपिडेमियोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर स्मोकिंग को हम एक्सपोजर बोलते हैं और लंग कैंसर को हम आउटकम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू द कैलकुलेशन। अब आप लोगों ने ये देखना है कि हम इस 2x2 टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन कैसे पुट करते हैं। 2x2 टेबल के अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है। हॉरिजॉन्टली जो है आप आउटकम के बारे में डेटा सेट देते हो और इसको हम आउटकम पॉजिटिव। ठीक है, आउटकम पॉजिटिव जो है यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है, और आउटकम नेगेटिव जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक्सपोजर पॉजिटिव जो है हम यहाँ पे रखेंगे और एक्सपोजर नेगेटिव हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ वो लोग पुट होंगे जो आउटकम पॉजिटिव है, मीनिंग लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं, और यहाँ पे वो तमाम लोग आएंगे जो आउटकम नेगेटिव हैं और जो है ना उनको कैंसर नहीं है, वेदर और नॉट वो स्मोकिंग करते हैं। एक्सपोजर पॉजिटिव में वो तमाम लोग आते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। जिस एग्जांपल से हम देख रहे हैं मैं उसी से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है स्मोकिंग ही होगा, एक्सपोजर कोई और भी हो सकता है। एक्सपोजर नेगेटिव वो तमाम लोग होंगे जो स्मोकिंग नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पे चार छोटे छोटे से ना वर्ड्स या लेटर्स से इनको डिनोट करते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो भी लिखी जाएगी उसको हमने अल्फाबेट्स की फॉर्म में डिनोट किया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। इसको इनमें से एक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए वाले वो तमाम लोग हैं जो एक्सपोजर पॉजिटिव भी हैं
और आउटकम पॉजिटिव भी है, मीनिंग कि वो स्मोकिंग भी करते हैं और उनको कैंसर भी है। ठीक है, बी वाले वो तमाम लोग होंगे जो स्मोकिंग तो करते हैं लेकिन उनको कैंसर नहीं है। ठीक है, सी वाले वो लोग होंगे जो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी उनको कैंसर है। और डी वाले वो तमाम लोग होंगे जिनको एक्सपोजर भी नेगेटिव है, मीनिंग कि वो स्मोकिंग भी नहीं करते और आउटकम भी नेगेटिव है, यानी कि वो लंग कैंसर के पेशेंट भी नहीं है। अब ये ए बी सी डी जो है ये हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको किसी केस सिनेरियो की फॉर्म में दी गई होगी कि आपका टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन या टोटल सैंपल साइज कितना है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि स्मोकर्स कितने हैं और कैंसर पेशेंट्स कितने हैं। ठीक है, अब आप यहाँ इस इंफॉर्मेशन से ये अंदाजा लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 टोटल पीपल हैं, स्मोकर्स जो हैं वो 30 हैं और कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो 25 है। ठीक है, हमारे सिनेरियो के मुताबिक हम क्या करेंगे कि अपना जो टोटल सैंपल है उसका नंबर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप 50 लिखेंगे। नेक्स्ट जो है स्मोकर्स, स्मोकर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वो 30 है। वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, वो इस जगह पे आने चाहिए, ऐसे ही एक्सपोजर पॉजिटिव तमाम लोग। सो ए प्लस बी यानी ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर आपके पास 30 आना चाहिए। ठीक है, फिर आप ये देखो कि अगर 30 लोग स्मोकिंग करते हैं और हमारे पास टोटल 50 लोग हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, मीनिंग कि हमारे पास जो सी प्लस डी वाला कॉलम है उसके अंदर 20 आ रहा है। ठीक है, 20 लोग बचे जो स्मोकिंग नहीं करते। ये वाले सारे स्मोकिंग नहीं करने वाले लोग हैं और ये वाले सारे स्मोकिंग करने वाले लोग हैं। आई होप सो ये क्लियर होगा। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है आउटकम के बारे में डेटा। अब आउटकम के बारे में डेटा ये है कि तमाम लोग जो लंग कैंसर के पेशेंट हैं वो इस जगह पे डिनोट हुए हुए हैं। ठीक है, आपके ये सारे लोग कैंसर के पेशेंट्स होने चाहिए, यानी कि ए प्लस सी। अब हम ये करेंगे ए प्लस सी जो है इसके बारे में लिखेंगे कि ये कितने हैं। आपको ये डेटा में गिवन है कि 25 पीपल ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट्स हैं। आप यहाँ पे 25 लिख दोगे इस वाले सेल के अंदर, और आपको ये पता है कि अगर 25 पीपल कैंसर के पेशेंट्स हैं और टोटल हमारे पास 50 लोग थे तो कितने लोग ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट्स नहीं हैं, वो कितने हैं, वो बी प्लस डी हैं। और ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस वो बाकी के 25 लोग बचते हैं। ठीक है, तो इस वाले कॉलम के अंदर भी 25 टोटल है और इस वाले कॉलम में भी 25 टोटल है। ए बी सी डी इनके दरमियान में डेटा फिल करने के लिए हमें और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। हमें ये भी पता होना चाहिए कितने लोग ऐसे थे जो कैंसर के पेशेंट थे और वो स्मोकिंग भी करते थे। ठीक है, अभी तो हमें टोटल के बारे में है ना, हम अब नेक्स्ट डेटा सेट की तरफ देखते हैं। हम ये कहेंगे कि स्मोकर्स में से जो है ना 20 लोग वो कैंसर के पेशेंट्स हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन हम यहाँ कहाँ पुट करेंगे, ऐसे लोग जो स्मोकिंग भी करते हैं यानी कि एक्सपोजर पॉजिटिव भी हैं और कैंसर के पेशेंट्स भी हैं, वो ये ए है। ठीक है, अब वो ए की जगह आप यहाँ पे 20 लिख सकते हो, यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जो एक्सपोजर पॉजिटिव और आउटकम पॉजिटिव है। आपको पता है कि इस कॉलम का जो सम आ रहा है ना वो 25 आना चाहिए। सो 20 लोग तो इसमें पुट हो गए। ऐसे तमाम लोग जो कैंसर के पेशेंट्स हैं लेकिन स्मोकिंग नहीं करते, वो किसी और वजह से कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो बाकी के 5 बचते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये 25 है। अब हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है
लेकिन हम इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल एक्सपोज लोग जो थे स्मोकर्स वो 30 थे, ये हमें ऑलरेडी पता है, और उनमें से 20 जो लोग हैं उन्होंने कैंसर डेवलप किया। तो ऐसे तमाम लोग कितने बचे जिन्होंने कैंसर नहीं डेवलप किया हालांकि वो स्मोकिंग करते थे, वो आप 30 में से 20 को माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये वाला सेल बच जाता है डी वाला। इसमें आप देखते हो कि एक्सपोजर नेगेटिव कितने लोग हैं, 5 लोग स्मोकिंग नहीं करते फिर भी उनको कैंसर हो गया है। स्मोकिंग ना करने वाले की टोटल तादाद जो है वो 20 है। सो हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि स्मोकिंग ना करने वालों के अंदर से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर भी डेवलप नहीं हुआ, वो बाकी के 15 बचेंगे, यानी 15 यहाँ से आप माइनस करके निकाल सकते हो। अब इस तरह से करने पे हमें ये नंबर और ये नंबर ये आपके सिनेरियो में गिवन होगा, और आप लोगों ने इस तरह से इस चार्ट को फिल करना है कॉमन सेंस यूज करते हुए कि अगर एक्सपोजर पॉजिटिव और आउटकम पॉजिटिव लोग इतने हैं तो बाकी कितने बचे। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं जो कि है जी हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी की कैलकुलेशन। यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी तक इस कैलकुलेशन को यानी नंबर्स को उसमें पुट करने के अलावा हमने ये देखनी है कि आपके तमाम लोग जो आउटकम पॉजिटिव हैं वो कितने हैं। ठीक है, वो इस कॉलम में आते हैं। वो तमाम लोग जो आउटकम नेगेटिव हैं वो कितने हैं, वो इस कॉलम में आते हैं। ठीक है, वो तमाम लोग जो एक्सपोजर पॉजिटिव हैं वेदर और नॉट उनको कैंसर हुआ, वो इस कॉलम में आते हैं। और वो तमाम लोग जो आउटकम नेगेटिव हैं एक्सपोजर नेगेटिव हैं, स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर वो बेशक कैंसर के पेशेंट्स हो या ना हो, टोटल कितने हैं वो हमें इस कॉलम में पता चलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जी क्रॉस सेक्शनल स्टडी की तरफ देखना शुरू करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है या हम उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग ये देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम लोगों ने प्रेवलेंस की थी। प्रेवलेंस किस किस चीज के अंदर, प्रेवलेंस रेट्स हमने निकाले थे दो ग्रुप्स में, एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज। अब आप लोग ये देखो कि प्रेवलेंस किस चीज की होती है, डिजीज की होती है ऑब्वियसली। ठीक है, हम लोग प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड निकालने से ये पता लगाना चाह रही है कि एक्सपोजर की वजह से कितने डिजीज के रेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रेवलेंस ऑफ डिजीज। अब ये ऑफ डिजीज जो है ना, ये ऑब्वियस है कि प्रेवलेंस के साथ डिजीज ही प्रेवलेंस डिजीज की ही होती है अमंग एक्सपोज। ठीक है, अमंग एक्सपोज। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली कि एक्सपोज लोग कितने हैं टोटल। आपको ये अभी पीछे मैंने बताया है कि एक्सपोज लोग टोटल जो है ये ए प्लस बी से आते हैं, और हम अगर ये देखना चाहें कि इन एक्सपोज लोगों में से कितने लोगों को कैंसर है, वो ए होंगे। ठीक है, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज का फॉर्मूला इस तरह से ये बन जाएगा कि हम ए को डिवाइड करेंगे किसके साथ, टोटल के साथ, ए प्लस बी के साथ। ठीक है, हम ये कहेंगे कि इसको नीचे डिनोमिनेटर में रखो। 30 में से 20 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो एक्सपोज थे और उनमें से 20 ने डिजीज डेवलप की हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड वाली कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी प्रेवलेंस अमंग नॉन एक्सपोज। ठीक है, अब इसमें आप देखते हो कि नॉन एक्सपोज लोग कितने हैं, टोटल सी प्लस डी है, 20 है, और उनमें से कितने लोग डिजीज डेवलप कर रहे हैं वो 5 है या सी है। ठीक है, तो हम ये निकालने के लिए फॉर्मूला जो रखते हैं वो सी ओवर सी प्लस डी है। ठीक है, अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्मूलाज हैं ए बी सी डी की फॉर्म में, ये कैलकुलेशन करते हुए ऑब्वियसली हम नंबर यूज करते हैं। ठीक है, जब हम इसको नंबर से निकाल लेंगे तो हमारे पास
ये डेटा आ जाता है कि प्रेवलेंस डिजीज की एक्सपोज पीपल में ज़्यादा है या नॉन एक्सपोज में ज़्यादा है, और इस तरह से अगर एक्सपोज में ज़्यादा होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिजीज इस एक्सपोजर की वजह से होती है, ठीक है, या एसोसिएटेड है इसके साथ। मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हम कोई ना कोई काइस्केर टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसकी पी वैल्यू के थ्रू देखा जाता है कि हाँ ये डिफरेंस जो इन दोनों के प्रेवलेंसेस में आ रहा है क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। आप लोगों ने क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए इतना ही याद रखना। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है ना आ जाएगा केस कंट्रोल स्टडी का। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हम लोगों ने एक्सपोजर रेट्स निकाले थे, ठीक है, और एक्सपोजर रेट्स कौन कौन से दो चीजों के दरमियान में निकाले थे, अमंग केसेस एंड एक्सपोजर रेट्स अमंग कंट्रोल, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन नहीं करी कि केसेस और कंट्रोल्स इसमें कैसे निकलेंगे, और ये एक्चुअली केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन है, उसकी थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोग दूसरे लेक्चर से देखोगे। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि केसेस और कंट्रोल्स के अंदर एक्सपोजर रेट्स कैसे निकाला जा सकता है। आप समझ लो कि ये थोड़ी सी ना उससे ऑपोजिट चीज है। इसमें हम ये कर रहे हैं कि केस लोग यानी कि जो के टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, यानी कि डिजीज के केसेस, वो A+C आएंगे, ठीक है। अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि इनमें से इन डिजीज पीपल में से कितने लोग एक्सपोज थे, तो हम क्या कहेंगे, आपके इन डिजीज पीपल में से कितने लोग एक्सपोजर पॉजिटिव थे, 25 में से 20, यानी कि A+C नीचे आएगा और A ऊपर आएगा। हमारा फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है A/A+C, ठीक है। फिर इसी तरह हम इससे ऑपोजिट कर लेंगे कि एक्सपोजर रेट अमंग कंट्रोल कैसे निकलता है। एक्सपोजर रेट अमंग कंट्रोल ऐसे निकलेगा कि आपके कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके अंदर डिजीज नहीं है, 25 पीपल है वो, ठीक है, B+D, और उनमें से कितने लोग एक्सपोज हैं, B। सो हम इसको ऐसे लिख लेंगे B/B+C, ठीक है जी। आपके केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन में सेम उसी तरह हम एक्सपोजर रेट्स को कंपेयर करते हैं कि केसेस में से कितने लोग एक्सपोज थे और कंट्रोल्स में से जो नॉन डिजीज लोग हैं उनमें से कितने लोग एक्सपोज थे, दोनों को कंपेयर करेंगे और साथ में कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। पी वैल्यू के थ्रू हमें पता चलेगा कि क्या इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहे हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैनुअली चीज कैलकुलेट करना सिखाया वो यहाँ तक ही है, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर सेकंड जो कैलकुलेशन है वो आपकी ऑड्स रेशो की है। ऑड्स रेशो ये चीज शो करती है कि कितने चांसेस हैं, ऑड्स कितने चांसेस हैं कि आपका जो एक्सपोज्ड लोग हैं उनके अंदर डिजीज हो जाए और नॉन एक्सपोज्ड हैं उनके अंदर डिजीज, ठीक है, चांसेस को ये शो करता है। इसको क्रॉस कैलकुलेशन भी कहते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो है वो AD/BC है, मीनिंग कि हम इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास ऑड्स रेशियो की वैल्यू अगर ग्रेटर आती है तो उसका मतलब होता है कि आपके जो एक्सपोजर है वो और डिजीज आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, पॉजिटिवली लिंक्ड है। अगर एक्सपोजर इंक्रीज किया जाएगा तो डिजीज भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एक्सपोजर कम किया जाएगा तो डिजीज भी कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से है एक्चुअली। जिस वक्त हम ऑड्स रेशियो निकाल रहे होते हैं इसका बैकग्राउंड के अंदर कैलकुलेशन की डेरिवेशन है, लेकिन आप लोग फिलहाल इसको AD/BC की फॉर्म में ही करें। फिर उसके बाद जी हमारे पास हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लास में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जो है ना अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपने कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला से करनी है। नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन का, और आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि आपके कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो इंटरवेंशनल या RCT आपने किया था उनकी भी और कॉजाई की भी जो कैलकुलेशन है वो सेम है। सो मैं एक ही बार बताऊंगी। कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन के अंदर हम लोगों ने जो चीज निकाली थी वो इंसिडेंस रेट्स थे, किस किस के अंदर, अमंग
एक्सपोज्ड एंड अमंग नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, अब एक चीज आप लोग नोट करो, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन के अंदर यहाँ पे इंसिडेंस की जगह प्रेवलेंस का वर्ड था, बाकी सारा सेम था। ठीक है, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं एक दफा आपको बता देती हूँ। सेम फॉर्मूला है इसका भी। इंसिडेंस रेट्स, इंसिडेंस इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में हम ये जान सकते हैं कि डिजीज का पहली दफा होना, मतलब पहली दफा कब वो अकर की थी, वो हमें पता चल जाता है कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में और एक्सपेरिमेंटल में। तो इस वजह से इंसिडेंस का वर्ड यूज हो रहा है। एक्सपोज्ड ग्रुप के अंदर इंसिडेंस कैसे निकाली जाती है? एक्सपोज्ड ग्रुप हमारे पास टोटल कितने हैं? 30 लोग हैं, यानी कि एक्सपोज पीपल A+B से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम ये लिखेंगे कि इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज कितना है? ए को, यानी कि ऐसे लोग जो इंसिडेंस यानी कि उनके अंदर डिजीज की इंसिडेंस हुई थी, वो ए है। बी वाले तो डिजीज की नहीं ना है, ए है, और ए ओवर A+B जो है हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है। आप अगर नोट करो तो ये सेम फॉर्मूला है जो आपके क्रॉस सेक्शनल में था प्रेवलेंस रेट के लिए। इसी तरह इंसिडेंस रेट अमंग नॉन एक्सपोज्ड आपके पास आ जाता है। उसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे आप लोगों ने पहले किया, C ओवर C+D। ठीक है, अब ये दो आपके पास जो है ना फॉर्मूलाज आ गए, इन्हीं को आप नेक्स्ट स्टेप में यूज करते हो और एक और चीज निकालते हो जिसको कहते हैं रिलेटिव रिस्क। ठीक है, या RR इसको कहते हैं। रिलेटिव रिस्क निकालने का बहुत आसान तरीका है कि हम लोगों ने इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होता है। सो A ओवर A+B, इस सारे चीज को आपने डिवाइड करना है किसके साथ? C ओवर C+D के साथ। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिलेटिव रिस्क के अंदर ये देखेंगे कि क्या इंसिडेंस जो है वो एक्सपोज लोगों में ज्यादा है या नॉन एक्सपोज लोगों में ज्यादा है। इन दोनों के रेलेवेंट एक दूसरे से रिलेट करके हम बताएंगे एक नंबर में आंसर कि रिलेटिव रिस्क कितना है, यानी अगर ये एक्सपोजर हो तो कितना रिस्क होता है डिजीज होने का, और अगर ये एक्सपोजर ना हो तो कितना रिस्क होता है डिजीज होने का। आपका ये जो सारा है रिलेटिव रिस्क, ये एक नंबर से शो होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल रिलेटिव रिस्क 2 आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि एक्सपोजर वाले लोगों में, एक्सपोज लोगों में इंसिडेंस ऑफ डिसीज डबल है, ट्वाइस है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इंसिडेंस रेट। आपकी सॉरी पीछे मैंने ऑड रेशो के अंदर ये नहीं बताया, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही की जाती है, जितना ऑड रेशो की वैल्यू आती है उतना ही टाइम्स हम कहते हैं कि रिस्क ज्यादा है among of the disease among exposed ना। ठीक है, अब इंसिडेंस रेट और among exposed and non exposed ये वाली बात अभी फिलहाल हम कर रहे हैं। रिलेटिव रिस्क जो है, अगर ये 1 से ग्रेटर आ जाता है इसका मतलब है एक्सपोज्ड में ज्यादा इंसिडेंस था, अगर 1 से लो आ जाता है तो इसका मतलब है नॉन एक्सपोज्ड में इंसिडेंस ज्यादा था, और अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि बेशक एक्सपोज हो या ना हो इंसिडेंस रेट सेम आ रहा है। फिर इसके अलावा हमने एक छोटा सा और किया था जिसको हमने एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहा था। एट्रीब्यूटेबल रिस्क और रिलेटिव रिस्क के फॉर्मूला में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे रिलेटिव रिस्क में आपने इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड को आपस में डिवाइड किया था, इसके अंदर आप इसको एक दूसरे से माइनस करते हो। ठीक है, आप यूँ लिख लो इसको कि ये माइनस सब्ट्रैक्ट यानी के करते हैं। C+D एक्चुअली इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं हम किसी वेरिएबल के साथ, यानी 1000 के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है। बाहर आप लोगों ने ये याद रखना है कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब यह है कि कितना रिस्क हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट एक्सपोजर कि उसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। आपके यही कैलकुलेशंस नेक्स्ट इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइंस के अंदर भी यूज होते हैं। तो आई होप सो कि ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप जो है ना कुछ ना कुछ से फ़ायदा उठाओगे। इसको सुन लो एक दो दफ़ा और फिर इंशाल्लाह कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।